हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का टॉपिक है जॉर्ज हर्बर्ट मीड। जीएच मीड कहते हैं इनका। और ये एक बहुत प्रसिद्ध समाजशास्त्री रहे हैं और साथ ही साथ ये एक मनोवैज्ञानिक भी थे, जिनकी छाप यदि आप लोग साइकोलॉजी में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। देखिए, आज का ये टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो थिंकर हैं, इन थिंकर से अक्सर क्वेश्चन देखने को हम लोग को मिलते हैं। देखिए, जितने भी थिंकर्स की लिस्ट दी हुई है आपकी, उन थिंकर्स में से कुछ ऐसे थिंकर्स हैं जिसमें से अक्सर प्रश्न पूछा ही जाता है और कुछ थिंकर्स में से कभी अल्टरनेट आते हैं, कभी एक थिंकर्स, कभी दूसरे थिंकर्स। ठीक है? तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। चलिए हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं इसका। तो किसी भी थिंकर्स में 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक होती है उनकी मुख्य अवधारणाएँ और दूसरा महत्वपूर्ण होती है उनकी मुख्य किताबें। यदि हम लोग अवधारणाओं की बात करें तो अक्सर एग्जाम में अवधारणा ही पूछता है। वो अवधारणा किसने दी है, इस अवधारणा में क्या है, या जो भी है वो आपको 2-3 टॉपिक से ही ज़्यादा आएगा। एक अवधारणा, अवधारणा के अंदर क्या दिया हुआ है गया है, और तीसरा है आपका किताबें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो जॉर्ज हर्बर्ट मीड हैं, ये एक प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक थे। वे सांकेतिक अंतःक्रियावाद, इस शब्द को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इसको हमने रेड से किया हुआ है। सांकेतिक अंतःक्रियावाद के प्रमुख विचारकों में से एक माने जाते हैं। यदि पूछा जाए कि निम्नांकित जो थिंकर्स हैं, इनमें कौन कौन सांकेतिक अंतःक्रियावाद से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ये भी एक शामिल है। ठीक है। मीड ने यह समझने का प्रयास किया कि समाज में व्यक्ति कैसे सामाजिक इंटरेक्शन के माध्यम से, मतलब एक दूसरे से बातचीत के माध्यम से, अपने आत्म और पहचान का विकास करता है। वे मानते थे कि सामाजिक जीवन मुख्य रूप से प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से संचालित होता है। मतलब वो कहते क्या है कि जो ये मुख्य रूप से क्या है, प्रतीक और संकेत। शुरुआत जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको भाषा का ज्ञान नहीं होता है। उसको सामान्यतः वह अपनी बात को रखने के लिए कुछ संकेत, कुछ प्रतीकों पर निर्भर रहता है, और जिसके माध्यम से उसकी माँ समझ पाती है कि उसको कब भूख लगी है, कब उसको कुछ अन्य आवश्यकताएँ हैं। यह प्रतीकों के माध्यम से इस बात को समझाने का प्रयास किसने किया है? मीर साहब ने। अब इनकी मुख्य अवधारणाओं पे आते हैं। देखिए, हम किसी भी थिंकर्स को थोड़ा स्पीड से शॉर्ट एंड स्वीट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आपके पास समय है, आप बेहतर तरीके से अच्छे से मेन चीज़ों को पढ़ पाओ, याद कर पाओ और रिवीजन कर पाओ, साथ ही अच्छे से समझ भी पाओ। ठीक है? और कुछ आपको आवश्यकता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए हम लोग अवधारणा में आते हैं। पहली अवधारणा क्या है? सांकेतिक अंतःक्रियावाद, जिसको हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा था। ये क्या है? मीड के अनुसार समाज और व्यक्तियों के बीच की सभी अंतःक्रियाएं प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से होती हैं। ये संकेत जैसे कि भाषा, संकेत, इशारे व्यक्ति के मानसिक और सामाजिक जीवन को आकार देते हैं। देखिए, जो हमने कहा था ना, एक बच्चे का एग्जाम्पल लिया, और उसमें क्या है, बच्चे को जब भूख लगती है तो रोता है वो, या अन्य कोई आवश्यकताएँ होती हैं, तब वो क्या करता है, अपने भाव को, इशारों को या संकेतों के माध्यम से समझाने का प्रयास करता है। इंसान सामाजिक वातावरण में रहते हुए दूसरों के साथ सांकेतिक अंतःक्रियावाद करता है और उसी के माध्यम से स्वयं और समाज को समझता है। उसी के हिसाब से कैसे? जो भी संकेत होंगे, जैसे आपको भूख लगी है, जनरली आप यदि बोलना नहीं चाहते हैं, या संकेत संकेत एक ऐसे भाव हैं जो विश्व के सभी कोने में आपको अपनी बात को रखने और समझने में बहुत मदद करते हैं। कैसे? यदि आपको देखिए, मान लीजिए भूख लगी है आपको, तो आपने हाथों से इशारा किया, मुँह तक ले गए और बताया कि मुझे भूख लगी है या मुझे कुछ खाना है। तो ये भाव आपको विश्व के सभी भागों में देखने को आराम से मिल जाएगा और इस बात को समझ पाएँगे लोग। हो सकता है भाषा समझ नहीं पाए, आपके शब्दों को समझ नहीं पाए, लेकिन काफ़ी कुछ वो समझ सकते हैं। ठीक है? अब देखिए, दूसरी कॉन्सेप्ट क्या है इनकी, आई एंड मी। ये क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर एग्ज़ाम में यदि मीट के बारे में कुछ भी पूछा जाएगा, तो यह सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है।
मीड ने आत्म के दो भागों का वर्णन किया है। कौन कौन से? पहला है आई। आई मतलब होता है मैं। मैं और मुझे का इन्होंने अवधारणा दी है। इसमें आई से तात्पर्य है ये आत्म का वह पहलू है जो सक्रिय, स्वाभाविक और स्वतंत्र होता है। आई व्यक्तित्व के उस हिस्से को दर्शाता है जो अपनी इच्छाओं और प्रवृत्तियों के आधार पर कार्य करता है। मतलब जो मुझे कार्य करना है स्वाभाविक रूप से, अच्छा बुरा ये इससे मतलब नहीं, जो मैं कार्य करता हूँ वो आई में आता है। मी से तात्पर्य क्या है? आत्म का वह भाग है जो समाज के नियमों, मानदंडों और सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार ढलता है। मी वह होता है जिसे समाज द्वारा नियंत्रित किया जाता है और जो दूसरों की दृष्टि दृष्टि से हमारे बारे में सोचता है। देखिए मी से तात्पर्य क्या है? समाज कैसा व्यवहार चाहता है, समाज कैसे अपेक्षाएं रखता है, ये मी से तात्पर्य है। और आई से तात्पर्य क्या है? मुझे कुछ करना है, मैं ये नहीं देखता कि समाज क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, वो आई से तात्पर्य है। इन दोनों के बीच के संतुलन से व्यक्ति का आत्म का विकास करता है, विकास होता है। कैसे विकास होता है? देखो, विकास में ये है कि जैसे मैं कुछ सोच रहा हूँ, मैंने कुछ गलत भाव मेरे आए, मुझे लगा भूख लगी है मान लीजिए, और मैं कुछ किसी दुकान से खरीदने की जगह मेरे पास पैसे नहीं है, मैं चुरा के खा रहा हूँ, तो वो आई हो गया, मतलब उसको चाहिए। और मी क्या कहता है? वह मना करता है कि नहीं, चोरी करना गलत है, समाज के नियमों में नहीं आता है ये, इसलिए वह उसको रोकता है। और इन दोनों के संतुलन से ही आत्म का, सेल्फ का विकास होता है। तीसरी अवधारणा क्या है? आत्म और पहचान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एंड आइडेंटिटी। मीड के अनुसार आत्म और पहचान का विकास समाज के साथ बातचीत के माध्यम से होता है। व्यक्ति अपने आसपास के समाज से अपनी पहचान बनाता है और यह प्रक्रिया तीन मुख्य चरणों पर चलती है। ये क्या है? आत्म और पहचान का विकास जब हो रहा है, वह क्या है? ये एक प्रक्रिया के तहत होता है और इस प्रक्रिया में कुछ कुल मिलाकर 3 चरण होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? पहले नाटकीय अवस्था होती है, दूसरी खेल अवस्था होती है और तीसरी सामान्यीकृत अवस्था होती है। सबसे पहले हम लोग बात समझते हैं कि नाटकीय अवस्था है क्या? इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं? अन्य लोगों की भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं, जैसे माता-पिता, शिक्षक आदि। देखिए, आप ध्यान देखो, जब बच्चा थोड़ा-सा बड़ा होता है, तब क्या होता है? उस कंडीशन में वह जब आपस में अभिनय करता है, तो अभिनय खेलने की मतलब खेल-खेल में ही कभी वो टीचर बन जाता है, कभी वह माता-पिता बन जाता है, कभी बड़ा भाई बन जाता है, तो वह दूसरों की भूमिका को निभाने की कोशिश करता है। मतलब वो बनने की कोशिश करता है कि वह बनेगा तो कैसे व्यवहार करेगा। ठीक है? तो यह पहली अवस्था हो गई नाटकीय अवस्था। दूसरी क्या? खेल अवस्था। इसमें क्या होता है? इस अवस्था में बच्चे समाज के विभिन्न नियमों को समझते हैं और सभी सामाजिक भूमिकाओं के बारे में जागरूक होते हैं। ठीक है? मतलब खेल अवस्था जब खेलेंगे साथ में, तो एक दूसरे का व्यवहार समझेंगे बच्चों को और कहीं न कहीं थोड़ा-सा जागरूकता इसमें बढ़ेगी। और तीसरा क्या है? सामान्यकृत अन्य। यह वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति यह समझता है कि समाज में सभी के लिए कुछ सामान्य नियम होते हैं और उन्हें समाज की व्यापक अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करना है। देखिए, 3 अवस्थाएँ हो गई। पहली नाटकीय अवस्था हो गई, दूसरी खेल अवस्था हो गई और तीसरा सामान्यीकृत अवस्था हो गई, जिसमें वह वास्तव में समाज जो चाह रहा है, जो अपेक्षा कर रहा है, जो एक्सपेक्टेशन कर रहा है, उसके अनुसार वो व्यवहार करेगा। ठीक है? अब नेक्स्ट आते हैं सामाजिक आत्म, सोशल सेल्फ। ये क्या है? मीड ने तर्क दिया है कि आत्म व्यक्तिगत नहीं होता है, बल्कि यह समाज में दूसरों के साथ बातचीत से बनता है। व्यक्ति का आत्म तभी विकसित होता है जब वह समाज में दूसरों के साथ संवाद करता है। आत्म की यह सामाजिक प्रकृति मीड की प्रमुख सोच में एक थी। देखिए, जब भी कोई बच्चा छोटा होता है, तो वह उसको कुछ नहीं पता होता, संकेत द्वारा कार्य करता है। फिर थोड़ा-सा बड़ा होता है, तो क्या होता है, नाटकीय खेल करता है, फिर खेल प्रांगण में खेलने जाता है, फिर सामान्यीकृत से थोड़ा-सा समझ पाता है और ऐसे ही धीमे-धीमे जब आगे वह समाज से जुड़ता है, समाज के नियमों को देखता है, जानता है और उसको बताया जाता है, तब उसमें सामाजिक आत्म का विकास होता है। नेक्स्ट है संकेत और प्रतीक। ये क्या होते हैं?
मीड ने संकेतों और प्रतीकों को व्यक्ति और समाज के बीच के संचार का आधार माना है। एग्जाम पूछ सकता है कि आधार क्या माना है मीड ने? तो दो बातें माना, एक संकेत और दूसरा प्रतीक। उनका कहना था कि सामाजिक अंतःक्रियाएं संकेतों के माध्यम से होती हैं और भाषा या प्रतीकात्मक संकेतों का उपयोग समाज में रिश्तों और व्यवहार को प्रभावित करता है। कहीं न कहीं जो संकेत होंगे, प्रतीक होंगे, वह समाज में रिश्तों और व्यवहार को प्रभावित करता है। ये कहा इन्होंने कि ना संकेत और प्रतीक ये इनकी कॉन्सेप्ट थी। और एक कॉन्सेप्ट इनकी क्या है? मानसिकता। इसमें क्या है? मीड ने मानसिकता को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखा जो भाषा और प्रतीकात्मक अंतःक्रिया पर आधारित होती है। मानसिकता केवल जैविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह समाज के साथ व्यक्ति की अंतःक्रिया से उत्पन्न होती है। यह भाषा के माध्यम से विकसित होती है और समाज के प्रतीकों को समझने के साथ जुड़ी होती है। देखो मानसिकता, माइंड टेंडेंसी कैसी है, ये क्या है? जैसे जैसे वो क्या होगा, अंतःक्रिया होगी, लोगों के साथ मिलेगा, मिलने से उनका इंटरेक्शन होगा, आपस में बातचीत होगी और उस बातचीत के आधार पर वह तय करेगा कि उसको आगे क्या करना है, उसकी मानसिकता कैसे डेवलप हो रही है। ठीक है, देखा होगा आपने कि जब कोई भी दंपति मकान लेना चाहता है, उस मकान को लेने के लिए वो सोसाइटी देखता है। क्यों? वो जानता है कि जिस सोसाइटी में, जिस माहौल में उनके बच्चे रहेंगे, उसी सोसाइटी को अडॉप्ट करेंगे वो। इसीलिए अच्छा माहौल हो, पढ़े लिखे समाज हो, सभ्य समाज हो, ऐसी जगह पे वो जाना चाहता है और वहाँ पर वह यदि देखो अच्छी जगह पे नहीं रहेंगे तो क्या होगा? वही भाषा सीखेंगे, वही अपशब्द बोलना सीखेंगे। इसलिए हमेशा जो मानसिकता डेवलप होती है वो माहौल से डेवलप होती है। फिर होती है, अब देखिए मुख्य किताबें हो गई। ये जो पहली किताब है ना, इसको आप लिख लीजिए। अक्सर 10 या 20 प्रश्न दिए मीट के बारे में पूछे जाएँगे, तो उसमें से 15 से 16 प्रश्न यह इस किताब से जुड़ा होता है। क्या है यह? माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी 1934 में लिखी थी। यह मीड की सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें उन्होंने मानसिकता, आत्म और समाज के बीच के संबंधों का विश्लेषण किया है। यह पुस्तक उनकी प्रमुख विचारधाराओं को समेटती है। क्या करती है? इकट्ठा करती है। जिसमें सांकेतिक अंतःक्रियावाद, आई एंड मी की अवधारणा और आत्म की सामाजिक प्रकृति पर चर्चा की गई है। इस पुस्तक को मीड की मृत्यु के बाद उनके छात्रों ने प्रकाशित किया। मतलब लिख तो ली थी, लेकिन यह प्रकाशित कब हुई? उनकी मृत्यु के बाद। यह पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी पुस्तक है जो मीड की मृत्यु के बाद प्रकाशित की गई? तो ये है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, द फिलोसफी ऑफ प्रेजेंट। ये भी बहुत महत्वपूर्ण किताब है। जो इस किताब में मीड ने कहा है कि वर्तमान समय उसके अनुभव के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने तर्क दिया है कि जीवन की समझ वर्तमान अनुभव के माध्यम से होती है और इस पर मानव क्रियाएं निर्भर करती हैं। इसमें मीड ने घटनाओं की प्रक्रिया को और उनके वर्तमान में होने वाले प्रभावों को समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, नेक्स्ट किताब है इसकी इनकी द फिलोसफी ऑफ द एक्ट। ये 1938 में आई। इस पुस्तक में मीड ने क्रियाओं की समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक प्रकृति पर चर्चा की है। इसमें उन्होंने कहा है कि व्यक्ति की क्रियाएं समाज के प्रतीकात्मक संकेतों के आधार पर बनती है और यह प्रक्रिया सामाजिक संरचनाओं और संबंधों को प्रभावित करती है। यह भी मीड की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। 3 किताबें हो गई ना? ये देखिए 3 किताबें पूरी हो गई। ये आपका कंप्लीट हो गया मीड साहब। मीड अक्सर किसी भी समाज शास्त्र के एग्जाम में या मनोविज्ञान के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो 2-4 चीज़ें इनकी 2-3 जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं वो और किताब, इससे आपको एक प्रश्न इस सेट और नेट में बिल्कुल देखने को मिलेगा। ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच।